दूसरे सत्र के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। जैसा कि आपको नाम सब जानते हैं, युगहर कार्यक्रम के पहले दिन से ही जब भूमिका जमी, उस भूमिका में भी आप शामिल थे। और उसके बाद लगातार आप इस कार्यक्रम से में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आपको आपके कार्य क्षमता को हमने देखा है। आदरणीय पवन कुमार जी ने एक बैतूल के एक कौड़ी गांव में आपको भेजा था। वहाँ एक आदिवासी किसानों को ट्रेनिंग देना थी। वहां पर आप जो है नागपुर से आ गए। यहाँ मैं टीकमगढ़ से रेस्ट हाउस में पहुंचा तो वहाँ उस दिन पहली मुलाकात मेरी डॉक्टर किशोर दुबे जी से हुई। किशोर दुबे जी को देखा, वहीं घूम रहे थे। मैंने कहा, आप किशोर दुबे जी हैं? तो बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं किशोर दुबे हूँ। मैंने कहा, मैं मुन्नीलाल यादव। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। दोनों मिले। और जब उस गांव में पहुंचे तो वहाँ पूरा गांव जो है शराब पीता था। सब कुछ ऐसे ही था, माहौल बिल्कुल नेगेटिव था। परंतु वहाँ बैठ करके गांव वालों के साथ बैठे, चर्चाएं की, घर घर घूमे। और वहाँ माहौल बनाया। तो और लगातार पूरे दिन रात काम करने वाले और बड़ा बड़ा दौड़ दौड़ के काम करने वाले ऐसे डॉक्टर किशोर दुबे जी अपने कार्य के लिए और किसानों के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए लगातार लगे रहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। और इस कार्यक्रम का संचालन आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी करें। जी आओ। धन्यवाद मुनीलाल जी। अपने ही मंच में अपने साथियों के साथ में जीवन के कुछ अनुभव साझा करने का आदेश हमारी रंजना दीदी ने कल दिया। उन्होंने 2-3 दिन के पहले भी बोला था, तो मैंने एक ही मंशा रखी थी कि भाई इसके पहले 2-3 बार मैं मंच पे बोला हूँ, पवन सर किसी ना किसी काम में ही रहे, तो जिस दिन पवन सर रहेंगे उस दिन शायद बोलना मुझे अच्छा लगेगा। तो होंगे सर, इसी समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। चलो पवन सर आए, धन्यवाद। ये जीवन यात्रा जो है, ये जीवन यात्रा को मैं एक अलग मतलब जैसा कि पवन सर ने 2-3 दिन रखी बात, जीवन यात्रा और विचार यात्रा, मैंने जैसा एनालिसिस देखता हूँ तो जीवन यात्रा भी हुई और विचार यात्रा भी हुई। तो इसी तरह से एक ब्रीफ में मैं जरा जीवन यात्रा का जो परिचय है वो देता हूँ, फिर विचार यात्रा पे आते हैं। तो मैं एक बहुत ही छोटे गांव में पैदा हुआ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे जन्म के समय उस गांव की आबादी सिर्फ मात्र 417 थी और गांव तीनों साइड से पूरा कटाप था। गांव को जाने को रास्ता ही नहीं था। नदी नाले, नदी तो नहीं, नाले ही इतने थे और जा ही नहीं सकते थे। तो वर्धा जिले का, वर्धा से 7 किलोमीटर दूर का गांव मांडवगढ़ करके, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरा परिवार जो है पूरा किसानी परिवार। पिताजी खेती करते थे और माताजी को मैं हाउस वाइफ ने बोला, माताजी भी किसान ही थी। पिताजी बीमार होने की वजह से कई बार खेत में नहीं जाते थे, माताजी ही जाती थी और उनके साथ में मैं बचपन से ही खेती में काम करता था। तो यह अनुभव मेरा 10वीं तक, पहले यानी जब से 3-4 साल की समझ आई तब से 16 साल तक, जब तक मैं कॉलेज में नहीं गया तो रोज खेत में जाना एक काम था मेरा, और माँ के साथ में, पिताजी के साथ में सभी प्रकार के काम सीखना। दूसरी बात कि मेरे स्कूल जो थी, वो मेरा स्कूल जो था, तो गांव में पहली 3 कक्षाएं जो मैं पढ़ा, तो मेरे गांव में स्कूल ही नहीं था, क्योंकि आने जाने की कोई सहूलियत टीचर्स को नहीं थी और स्कूल ही नहीं था। तो एक टीचर जो पाटिल गुरुजी नाम के टीचर थे, उनको गवर्नमेंट ने निर्देशित किया था। तो वो एक आते थे, वो भी बाहर गांव से आते थे, लेकिन एक मेरे जीवन का एक रोल मॉडल जिसको बोलेंगे, या पहला व्यक्ति देखा जिसका नाम मैं कभी भी भूल नहीं सकता जिंदगी में, वो है पाटिल गुरुजी। उन्होंने मुझे पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाया, यानी गांव के बच्चों के साथ में। तो मेरे स्कूल ही नहीं थी, तो हम इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे। इमली के, हनुमान जी के मंदिर के पास में एक इमली का पेड़ था, वहां पे बैठते थे। वहां पे हमारे गुरुजी आते थे, वहां पे सड़ा डालना, उसको पोतना, लिपना पोतना, और जब तक वो सूखता नहीं तब तक खेलना, और जब वो सूख जाता है
उसके बाद में वहां पे स्कूल एक ही टीचर तीनों कक्षाओं को पढ़ाने वाले, और वो अपने तरीके से पढ़ाते थे। तो वहां पे मैं इमली के पेड़ के नीचे मेरे तीन कक्षाओं की पढ़ाई हुई, और चौथी कक्षा से ही मुझे 3-4 किलोमीटर दूर बाहर गांव जाना पड़ा। तो चौथी से लेकर 10वीं तक अलग अलग बाहर गांव के अलग विभिन्न स्कूल में, 3 गांव के अलग अलग स्कूल थे। चौथी एक गांव में, 5वीं 6वीं 7वीं दूसरे गांव में, और 8वीं 9वीं 10वीं तीसरे गांव में। इस तरह मेरी बाहर गांव में पढ़ाई, पैदल जाना आना होता था वहां पे। बाद में बीएससी जो हुई, बीएससी मेरा मेरी पढ़ाई वर्धा में हुई। वर्धा वहां पे हॉस्टल में रहता था मैं। और फिर एमएससी और पीएचडी के लिए, एमएससी के लिए मैं नागपुर में था, और वहां पे पीएचडी का 1 वर्ष किया। उसके बाद में मुझे जॉब लगा, तो फिर इन सर्विस हुआ। जो ये इसलिए ये जो एजुकेशन की जो यात्रा हमने थोड़ा सा बता दिया आपको, ताकि बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड पता चले कि क्या किस प्रकार का हमारा बचपन बीता कर। जो अब हमारी उम्र है 70 रनिंग है, ये 16 दिसंबर को 70 पूरे हो जाएंगे। बाद में जो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार के बारे में, मुझे 3 सिस्टर्स है और 2 ब्रदर है। हमारे घर में पढ़ने वाला पहला मैं ही, लेकिन मैं पढ़ने से फायदा ये हुआ कि हमारे भाई और बहन ये भी सब पढ़े। और उस जमाने में, यानी आज से 60-70 साल के पहले, जो बेटी 15-16 साल की हुई कि उसकी शादी होती थी, तो हमने घर में ही विरोध किया। हमने बोला ऐसा नहीं होगा, जब तक बेटियां अच्छी पढ़ेंगी, हम मेरी बहनें पढ़ेंगी, तो पूरे परिवार में और रिश्तेदारों में ये इस प्रकार का बात रखने वाला मैं ही था। मुझे बहुत गालियां भी खानी पड़ी हमारे परिवार परिजनों की, लेकिन इसके बावजूद मैंने बोला वो जब तक पढ़ेंगी तब तक उसको पढ़ने दो, और 20 साल के अंदर शादी नहीं होंगी। ये हुआ कि भाई ये मानता ही नहीं है। और इस तरह से, और उसमें मेरी मम्मी जो थी, वो मम्मी का बहुत बड़ा रोल था, वो मेरे साथ में थी। वो बोले नहीं, बेटियों को पढ़ाना ही है। तो इस तरह से उसका रिजल्ट ये आया कि उस समय हमने ये जीत पकड़ी, हमारे बहनों को पढ़ाया। तो मेरी तीनों बहनें प्रोफेसर बन गई। एक खेल में बनी, एक मराठी में बनी, लैंग्वेज में, और दूसरी सोशल साइंस में बनी उस जमाने में। और वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। दोनों भाई, उनको भी तो पढ़ने ही दिया। तो एक तो नेवी का ऑफिसर बन गया, नेवल इंजीनियर, और दूसरा प्रोफेसर बन गया। मैं ये बात का इसलिए जिक्र देता हूँ कि घर का अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन जिद पकड़ ले, तो वो खुद का तो उत्थान करती है, उसके साथ साथ अपने भाई बहनों का भी, परिवारजनों का भी उत्थान कर सकती है। इसलिए मैंने सिर्फ ये ब्यौरा दिया है आपको। उसके बाद में अब पीएचडी, और पीएचडी करने के पहले, यानी पीएचडी का मेरे मन में क्यों आया, मैं सेवाग्राम में जब पढ़ता था, 8वीं 9वीं 10वीं सेवाग्राम में पढ़ा मैं। तो सेवाग्राम में एक लाइब्रेरी थी, आपटे गुरुजी करके एक मेरे वहां पे लाइब्रेरियन थे। तो मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने की बहुत आदत थी, और ये आदत मुझे मेरी माँ से लगी। मेरी माँ तो हालांकि चौथी क्लास की परीक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पिताजी गुजर गए, माता जी बचपन में ही गुजर गई। तो मेरे माँ को तो मतलब ननिहाल का सुख बिल्कुल ही नहीं था, माता पिता ही नहीं थे। मेरे पिताजी के भी पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, और माता जी फिर बाद में गुजरी जब मैं 7वीं 8वीं में था। लेकिन मेरे माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, और हमारे पिताजी को लिखने का बहुत शौक था। छोटी सी छोटी बात भी अगर लिखे, तो उसमें लिखने में वो माहिर थे। उसकी नोट्स रखो इस तरह से। पढ़ने में उतनी रुचि नहीं थी। माँ को पढ़ने में बहुत रुचि थी, लिखने में बिल्कुल नहीं थी। उसको लिखना यानी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमारे घर में चर्चा रोज होती थी, डिस्कशन रोज होता था। शाम को खाने पे बैठना है, और बैठकर चर्चा करनी है, चाहे खेती की हो, घरों की हो। और फिर अब चौथी कक्षा में रेडियो आ गया हमारे घर में। तो रेडियो के जो अलग अलग न्यूज वगैरह आते थे, उस पर चर्चा हो, या स्कूल में जो टॉपिक्स होते उस पर चर्चा हो। यानी रोज बगैर डिस्कशन से हमारा शाम का खाना होता ही नहीं था। और वहीं से डिस्कशन के माध्यम से जो आदमी पढ़ता है, उसके उसकी रुचि या उसका जो ये आउटकम है, वो आउटकम मुझे बचपन से ही मिला। कई बार तो पिताजी बोलते थे मैं एक साइड लेता हूँ, तुम दूसरे साइड लो, और हम घर में ही डिबेट कर लेते थे। शक्ति बड़ी की युक्ति बड़ी, इस पे तो हमारा कई बार ये हुआ। वो पिताजी बोलते थे फिर आज तुमने ही लिया, दूसरे सप्ताह में तुम दूसरी साइड लो।
उसके साथ मैं पहली साइड लेता हूँ। इस तरह से पिताजी में हम में बहुत बार कई सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होता था। तो वहां से हमको एनालिटिकल थिंकिंग की जो बात है वो हमको घर से ही सीखने को मिली, ऐसा मैं कहूंगा। एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा कि मैं जब लाइब्रेरी में था तो लाइब्रेरी में एक को एक ही किताब देते थे, लेकिन मेरा इतना बड़ा, इतना जल्दी जल्दी पढ़ता था मैं और मेरी माँ पढ़ते थे कि गुरुजी को बोला मैंने, सर ये एक किताब एक दिन में दोगे और एक सप्ताह में नहीं दोगे तो मुझे तो चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने एक किताब को मेरे को पढ़ने को दिया और बैठ बोले यहाँ पे, और फिर एक आध घंटे के बाद उन्होंने पूछा इसमें से क्या क्या पढ़ा मेरे को बता। दो चार सवाल पूछे, मैंने बता दिए। उन्होंने इमीडिएटली, उनके जो असिस्टेंट थे, बोला ये सप्ताह में जितनी भी किताबें लेके जाएंगा 4-5 उसका उतना देना है। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज एडमिटेड फॉर हु वाज ग्रांटेड दिस परमिशन। और उसके बाद वो ऐसी नौबत आई कि 8वीं 9वीं 10वीं की मेरी पढ़ाई के साथ साथ उस लाइब्रेरी की ऑलमोस्ट जो मराठी किताबें थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इतना पढ़ना मेरा और मेरे माँ का हुआ। ये मैं स्पेशल जिक्र करना चाहता हूँ कि वहां से बहुत सब्जेक्ट्स का मुझे ज्ञान मिला। और उसमें एक शोध और शोधक नाम की एक किताब थी, मतलब रिसर्च एंड रिसर्चर्स। तो वो किताब को मैंने 10 बार पढ़ा और 8वीं कक्षा में। और उसी से मैंने ठान लिया कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। उसमें कई साइंटिस्ट के बायोग्राफी दी थी, 2-2 पेज की, और उन्होंने क्या किया इस तरह से 50-60 साइंटिस्ट के मतलब जीवनी थी उसमें। तो उसको पढ़ने के बाद में मैंने उसी समय ठान लिया कि हाँ मैं जो भी पढ़ूंगा लेकिन जिंदगी में मैं वैज्ञानिक ही बनूंगा। और वही ठानने से फिर एमएससी के बाद में पीएचडी, हालांकि मुझे मतलब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी कि मैं कर सकूं करके, लेकिन मैंने फिर भी एडमिशन ले लिया था और 1 साल के बाद में फिर उसी को कंटिन्यू किया। उसका तजुर्बा ये हुआ कि मैंने इन सर्विस रहते हुए वर्धा के यानी गांव में रहते हुए, मैं गांव में रहता था। एक 1 मिनट में उसने जिक्र दे दूं कि मेरा गांव वर्धा से 7 किलोमीटर है। मैं रोज सवेरे 5 बजे उठता था, वहां से और अपना सेवा वर्धा जाता था। वर्धा में मुझे 22वें साल में जॉब लग गया था। वहां जाने के बाद में वहां 12 बजे तक मैं जॉब करता था। वहां से ट्रेन पकड़ के नागपुर आता था और नागपुर में फिर रात में 9 बजे तक यहाँ पे 5-6 घंटा पीएचडी का काम करता था, फिर वापिस लौटता था और फिर गाँव को जाता था। यह मेरा क्रम करीबन 2-2.5 साल चला। उन दिनों में मैं किसी के शादी में नहीं गया, किसी के जन्मदिन पे नहीं गया, किसी त्योहार में नहीं गया। और इसी वजह से उन दिनों में जब गूगल नहीं था, रेफरेंस का काम नहीं था, कैलकुलेटर्स नहीं थे, उसके बावजूद 25वें साल में मैंने पीएचडी प्रदान कर ली, वहां पे पीएचडी सबमिट कर ली। ये मैं स्पेशली इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पीएचडी को बहुत समय लगता है। हम अगर मन में ठान ले तो वह निश्चित रूप से निश्चित समय पे हो सकती है, ये मैं कहना चाहूंगा। इसके साथ में अब कुछ जो पहलू है, याद याद जब विचारधारा के जिसको बोलेंगे हम, अब विचारधारा के पहलू ऐसे है कि हमको एक 8वीं कक्षा में एक लेसन था मराठी में, बाल गंगाधर जी तिलक का, कि भाई उन्होंने क्लास में ग्राउंड नट के कुछ छिलके डाले थे और टीचर आए थे और तिलक जी को खड़ा किया था। तिलक जी बोले मैंने डाली नहीं है तो मैं डालने का सवाल ही नहीं है, और मैं जो भी पनिशमेंट होंगे उसमें सहभागी होने का ही नहीं। इसका मेरे मन पे बहुत बड़ा प्रभाव था कि हाँ सत्य बोलना ही चाहिए करके। और 8वीं कक्षा में ऐसा ही एक समय आया। उन दिनों में जिसको जवाब आता उसने क्लास के बाकी बच्चों को 2-2 तमाचा या एक-एक तमाचा उसी के हाथ से मारना चाहिए, ये हमारे स्कूल में प्रथा थी। अब मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही था, तो मेरे को जो भी क्लास को सवाल पूछे बता दिए, तो मेरा आंसर तो सही था। फिर हमको टीचर ने बोला कि सारी क्लास की जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनको एक एक तमाचा मारो। मैंने मैं 8वीं कक्षा में था, देहात का लड़का था, किसान का बेटा था। मैंने विरोध किया। मैंने बोला मैंने आपने सवाल पूछा है, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन इनको मारने का काम या इनको पनिशमेंट करने का काम सर आपका है, मेरा नहीं है। तो टीचर उस पर चिढ़ गए, उन्होंने मेरे को क्लास के बाहर निकाल दिया। वो बोले यू गेट आउट, आप मेरा मानना नहीं मानते नहीं हो, तो मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया उन्होंने। मैं चला गया। ये उन्होंने 2-3 दिन किया। और बाकी बच्चे मेरे जो ये थे क्लासमेट और लड़कियां भी, वो सब बोलने लग गए कि बोले धीरे धीरे आप मार देते तो हमको चलता था,
लेकिन बोले अब तुम्हारी पढ़ाई ये बर्बाद कर देंगे बोले ये टीचर। मैंने बोला ठीक है जो भी है, 3 दिन हुआ, अब चौथे दिन देखते बोला क्या होता करके। 3 दिन फॉलो करने में चौथे दिन वैसा ही हुआ कि वो आए और वो बोले आप क्लास के बाहर चले जाओ। मैंने बोला सर मैं आज जाऊंगा नहीं। नहीं बोले आपको तो जाना ही, पर मैंने बोला नहीं जाऊंगा आज। तो बोले हम हेडमास्टर को बोला बिल्कुल बुलाइए, बोला और जिसको भी बुलाना है, आज मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। तो वो हेडमास्टर के रूम को लग के ही हमारी रूम थी। तो हेडमास्टर आ गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ, मेरे से भी पूछा, सर ये ऐसी ऐसी बात हो रही है, पनिशमेंट का काम टीचर का है, स्टूडेंट का नहीं है। मुझे और 10 सवाल पूछा लो, लेकिन मैं ये पनिशमेंट बच्चों को देना ये मेरा काम ही नहीं है। तो हेडमास्टर ने बोला कि बोले इनका कहना किशोर का कहना सही है, बोले पनिशमेंट देना आपका काम है, बोले उसको क्लास में बैठने को बोले। तो एक मेरे जीवन का पहला संघर्ष जिसको बोलेंगे टीचर के साथ में, किसान के बेटे का पहला संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। और मैंने बोला कि हाँ, सत्य बोलने का और अपनी बात को सही रखने का जो समय होता है वो निश्चित होता है। यह एक मेरा एक जो जीवन का है, वो जीवन का एक पहला अनुभव जिसको बोलेंगे हम, कि निश्चित रूप से वहां से मुझे यश मिला। और यह भी बात का ध्यान आया कि हाँ, सत्य है तो उसको बोलना ही चाहिए, चाहे व्यवस्था जो भी हो, हम अपनी बात रखने की हमेशा कोशिश करें करके। वैसे ही फिर एक मेरे जो अलग अलग अनुभव तो बहुत है, लेकिन एक जो विशेष अनुभव आया है कि मैं टीचर करके काम करता था। अब टीचर यहाँ पे हमारे रमेश चंद्र जी है और बाकी भी सभी वृद्ध जन है। टीचर्स का रोल पता है सबको, कि उसको एक सिलेबस दिया जाता और क्लास में पढ़ाओ। अब ये तो पढ़ना पढ़ाना ये तो रेगुलर था, लेकिन मेरे मन में आई कि भाई टीचर का सच्चा रोल तो होता है कि अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर दो, अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर जो उनको मिलते नहीं है, ऐसे एक्सपोजर दो। हम अगर वो अच्छे एक्सपोजर देंगे तो ही छात्र अच्छे बनेंगे। उनको जो स्थिति में नहीं मिल जाना होता है ऐसा करेंगे। तो मैं मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर माहेश्वरी करके, तो उनको मैंने बोला सर एनवायरमेंट ही पढ़ाना है, या अगर पर्यावरण की शिक्षा देना है तो पर्यावरण का प्रैक्टिकल जो है वो पर्यावरण का प्रैक्टिकल कॉलेज में भी हो सकता है और कॉलेज के बाहर भी हो सकता है। तो बोले कैसे क्या? तो मैंने बोला पर्यावरण पढ़ाने के लिए यहाँ पे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के अगर बगल में गए तो वहां पे शमशान घाट है। शमशान घाट के पास के अगर पौधों का हम पर्यावरण का निरीक्षण करेंगे, वहां पे जो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह एक्सपेरिमेंट थे वो करेंगे, तो बोला शमशान घाट भी लड़कियों को देखने को मिलेगा और पर्यावरण की शिक्षा भी होंगी, वहां पे मस्जिद है वो भी देखने को मिलेंगी। तो बोले वो रेलवे की रिस्क है, कौन लेगा? मैंने बोला मैं लूंगा। आप बोले लिख के दोगे? मैंने बोला हाँ लिख के देता मैं। तो 50 की बैचेस थी, 50-50 स्टूडेंट की। तो जिसमें 60-70% लड़कियां भी थी। तो मैंने उनको जब बोला कि भाई ऐसा ऐसा करना है, मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ली है, तो सर वहां पे मैं रोज लेके जा, जब उनका प्रैक्टिकल होता था तो अलग अलग बैचेस में, तो मेरे यहाँ पे करीबन 400 स्टूडेंट्स एक क्लास में रहते थे, तो उनके 8 बैचेस, तो उनको लेके जाता था वहां पे, उनको शमशान घाट दिखाता था, मस्जिद दिखाता था, और उनके मन का डर भी निकालने का काम करता था, और साथ में साथ पढ़ाई भी होती। तो आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ने का पढ़ाने का काम करने का जो काम था वो मैंने किया। और उसका उसकी अनुभव ऐसा आया कि कई लड़कियों ने फीडबैक दिया हमारे प्रिंसिपल के पास में भी और हमारे पास में भी, कि भाई मैं कितनी भी मेरे माँ बाप की लाडली बेटी होती, लेकिन जीते जी मुझे शमशान घाट वो नहीं दिखाते सर, और हमारे मन में डर ही बना रहता। हमारे मन का डर निकालने का काम आपने जो किया है, तो एक बहुत हम जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, और हम भी बड़े हो जाएंगे तो हमारे बेटी बेटियों का भी डर निकालने का काम हम करेंगे। इस तरह का जब वक्तव्य आया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो इस तरह के, मतलब जिसको बोलेंगे कि फ्रेम के बाहर जाके काम करना, फ्रेम में काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फ्रेम के बाहर जाने का सोचना, फ्रेम के बाहर जाने का काम करना, यह मेरा तरीका बचपन से था। और उसी तरह से मैंने वहां पे काम किया और कई स्टूडेंट्स को वहां पे हमने किया। उसी तरह से हमने एक दूसरा प्रयोग किया था मेरी कॉलेज लाइफ में, जो 8-10 साल हम कर सके। एक था कि भाई जो अलग अलग धर्मों में एक दूसरे का विरोध होता है, हमने कभी देखा क्या? मैंने हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग की एक मीटिंग थी, करीबन 150 का स्टाफ था, 50 का प्रोफेसर थे और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ थे। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला सर एक
5 मिनट मुझे बात करने को दो। तो बोले ठीक है, कोई हरकत नहीं। तो मैंने बोला आप में से आप जो भी बुद्ध है, उन्होंने कभी हिंदू मंदिर गए क्या? कभी मस्जिद गए क्या? 2-3 मुसलमान थे, उनको बोला आपने कभी मंदिर गए क्या? चर्च देखा क्या? एक हमारा यहाँ पे साउथ इंडियन था, वो चर्च वाला था। मैंने बोला आपने कभी गुरुद्वारा देखा है क्या? एक सरदार जी था, उसको बोला कि भई आपने कभी देखा है क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने बोला आप हम अगर दूसरे का जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, ये हम ही देखेंगे नहीं, तो हमारे मन में दूसरे के प्रति क्या भावनाएं हैं, वो विरोधी चलते रहेगा। हम दूसरे का समझ ही नहीं सकते। तो यदि हम एज ए टीचर करके हम समझना चाहते हैं या पढ़े लिखे इंसान करके कि भाई वहां पे रिलीजियस हार्मोनी होनी चाहिए, आपस में धर्मों का टकराव नहीं होना चाहिए, आपस में जाति का टकराव नहीं होना चाहिए, यह यदि सीख हम देते हैं तो क्यों ना भाई हम इनको उसका जो गुरुद्वारा है या मस्जिद है, मंदिर है, या हम उसको विजिट दे। तो बोले आप कर सकोगे? मैंने बोला हाँ मैं कर सकूंगा, मुझे 3-4 स्टाफ मेंबर दीजिए और मैं करवा दूंगा। तो वहां पे अलग अलग लोगों को मैं मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, इनको सबको मिला। वहां के उनके जो गुरु थे उनको, तो वो बोले मस्जिद में से हिंदू आएंगे? मैंने बोला हाँ आएंगे। चर्च में आएंगे? मैंने बोला आप बिल्कुल आएंगे। वैसे ही सबको समझाया। तो उन्होंने वहां पे सब व्यवस्थाएं कर दी कि आएंगे तो स्टूडेंट को वेलकम कैसे करना, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, जो भी है किया उन्होंने। मैंने बोला उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी किया उन्होंने। और सर मैंने 400 स्टूडेंट्स को हर साल कम से कम 10 साल अलग अलग इसकी विजिट करवाई, और उनके प्रति जो रिलीजियस हार्मोनी होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए, ऐसी जो भावना थी, ऐसी भावनाओं का एक निर्माण किया, जो भी एक विशेष मैं अनुभव करके मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मुझे जीवन में कई अच्छे लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार के काम करने का मौका मिला। जैसा एक सेवाग्राम आश्रम था। सेवाग्राम आश्रम एक इंटरनेशनल प्लेस करके है वो। वहां पे विजिट करने के लिए कई प्रकार के लोग आते थे। तो वहां पे मैं जाते, क्योंकि मेरे गांव मुझे स्कूल में सेवाग्राम स्कूल आना पड़ता था, तो बीच में ही आश्रम जाता था। या तो आते या जाते मैं वहां पे एक बार विजिट करता था। तो वहां पे नेक्स्ट डे या 2-4 दिन में कौन अतिथि आने वाले हैं ये पता चल देते। तो जैसा मुझे संभव होता था, जब जब भी संभव होता था, तब या उनके 1 मिनट की 2 मिनट की मैं विजिट करता था, और उनकी जो भी बातें हैं वो सुनने का एक आनंद लेता था। पवनार आश्रम में जो है, पवनार आश्रम में मेरे पिताजी मुझे बचपन से लेके जाते थे साइकिल पे बिठा के, और वहां पे मुझे राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज है, विनोबा जी भावे है, धर्माधिकारी जी है, इनसे पर्सनली बात करने का मुझे मौका मिला। और साथ ही साथ वहां पे जो अलग अलग प्रकार के विजिटर्स थे, वहां का वर्किंग था, वो भी मिला। जयप्रकाश नारायण जी से बात करने का मौका मिला हमको। इस तरह से अलग अलग जो विचारक थे उनसे बातें करने का, उनको समझने का, और वहां पे जो अलग अलग गेस्ट थे उनके साथ में बात करने का भी मौका मिला। साथ ही साथ में मैं एमएससी के दौरान रामकृष्ण मिशन में नागपुर में रहा। तो वहां पे भी सीख वही रही कि भाई हाँ सभी धर्मों के प्रति संभाव रखो, आदर रखो। तो वहां पे भी हमको अलग अलग प्रकार के डिस्कशंस होते थे, डिस्कोर्सेस होते हैं, डेली क्लासेस होती थी, सप्ताह में 1 बार 2 बार। तो उसमें भी हमको इंटरेक्शंस करने का मौका मिला। और वहां से निश्चित रूप से हमारा जो विजन है वो विजन बहुत ब्रॉड बन गया, और सबके प्रति भी अपनी सीख होनी चाहिए, यही हमने लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में रामकृष्ण मिशन में ही एक शिविर लेने का मुझे मौका मिला। एक मेरी उम्र थी करीबन 50 साल की। तो वो बोले कि भाई यहाँ पे आप एक शिविर ले लो और उसमें 3-4 दिन का संचालन आप करो। मैंने बोला सर कोई हरकत नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है, बोला कि यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको भी मैं मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, इनको विजिट करवाऊंगा। तो वो आश्रम रामकृष्ण मिशन जो एक सनातनी संस्कृति वाले आश्रम होता है, उनके लिए बहुत नई बात थी। तो उन्होंने सभी स्वामी जी को इकट्ठा किया और बोले किशोर अपना स्टूडेंट है और इसका ऐसा सुझाव है। तो स्वामी जी बोले हाँ ऐसा तो सुझाव हमको कभी किसी ने दिया ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बोले उसको करने दो। तो 50 स्टूडेंट्स का शिविर जो रामकृष्ण मिशन में चला था, उन सबको स्टूडेंट्स वहां पे रहते हुए भी उनको भी मैंने गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद और बाकी जो स्थान थे वहां पे करवाया। और उनकी जो एक मेंटालिटी बननी चाहिए थी सर्वधर्म समभाव के प्रति, तो वह भी करने का हमको मौका मिला। उसके साथ में मैं विनोबा जी के द्वारा प्रस्तावित एक तरुण शांति सेना करके
एक युवाओं का एक मंडल था, उसमें सहभागी होकर डिस्कोर्सेस पढ़ना, और बाद में जयप्रकाश नारायण जी की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी करके एक संगठन था, जिसमें 30 साल के अंदर वाले ही काम कर सकते थे, तो उसमें भी काम करने का मौका मिला। और उसके भी बावजूद इम्पोर्टेंट है, शरद जोशी नाम के किसान संगठन के एक नेता, पहले नेता मैं बोलूंगा, पब्लिक नेता जो भारत में हुए, उनके साथ में भी 10 साल काम करने का मुझे मौका मिला। तो किसानों के क्या प्रश्न है, उनका इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है, भाई प्रोडक्शन पे तो बहुत सारी चर्चा करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पे चर्चा होती नहीं है। तो यह सीख भी मुझे जो किसान संगठन के नेता शरद जोशी थे, उनके जरिए मुझे मिली। ये बाकी भी जो किसान नेता आते थे वहां पे, तो उनसे भी कांटेक्ट करने का और उनके संपर्क के साथ में सहभागी होने का हमको मौका मिलता था। इस तरह से हमारे जो विचार यात्रा है, ये विचार यात्रा बढ़ती गई। समय को देखते हुए मैं इतना ही बोलूंगा कि आइडियोलॉजीज जो है, आज मेरी आइडियोलॉजी सब सीखने के साथ में, उसी के साथ में मुझे दिल्ली जाकर, हैदराबाद और बाकी जगह पे जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, तो वहां पे मैं अपने ही पैसे से जाता था। करीबन 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस मीट्स जो है, वो मैं अपने पैसे से, बचपन से मेरे को आदत थी कि अलग अलग जगह पे जाओ, कॉन्फ्रेंस में अटेंड करो, वहां पे संगोष्ठी में जाओ, और वहां से जितना भी सीखना होता है उतना सीखने का आदत करो। जहां से जो जो किताबें मिलती है वो इकट्ठा करो, लाओ। मेरी स्थिति आज ऐसी है, उदाहरण की मिसाल पर, कि मेरे घर में अगर कोई पेंटिंग करने आता है तो वो बोलता है कि दुबे सर, आपके यहाँ जितनी किताब है उतनी हमने अभी जिंदगी में देखी नहीं है, और ये आपके यहाँ कपड़े कम और किताबें ही ज्यादा है, तो ये किताबों को, अब तो मैंने बोला भाई अब क्या करेंगे, हमको शौक ही वैसा है। तो निश्चित रूप से एक मिसाल के रूप में मैं बोलूंगा कि कई प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट पर है, मैं साइंस का छात्र होने के बावजूद आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, इनकम टैक्स, जो जो भी है, खेती है, जो भी प्रकार की जहां जहां से पढ़ना मिलता है, सीखने को मिलता है, उतनी जानकारी मैं प्राप्त करता था, और वो हम मेरी रुचि जो है वो आज भी बनी है। जिन आइडियोलॉजी के साथ मैं अभी रखना चाहता हूँ, कि एक तो मैंने जिंदगी में ट्यूशन नहीं लिया। मैं साइंस का प्रोफेसर होने के बावजूद 40 साल प्रोफेसर रहा सर मैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी जिंदगी में ट्यूशन नहीं लिया। हाँ, पढ़ाया नहीं, इसी बात नहीं, फ्री पढ़ाया, घर में पढ़ाया, 11 से लेकर तो एमएससी तक, इतना ही नहीं, मैंने पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी फ्री पढ़वाया, एमएससी एमफिल के स्टूडेंट जो थे उनको भी फ्री पढ़वाया, लेकिन किसी से एक पैसा भी कभी हमने लिया ही नहीं, किसी भी रूप में। तो ये फ्री कोचिंग और फ्री ट्यूशन जो है वह हमने बिल्कुल कई छात्रों को करवाई, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए क्यों न हो, वो सब करवाया। शादी में ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें मैं मानता था, और यही कंडीशंस मैंने शादी के समय मेरे ससुर जी के सामने रखी थी। वो बोले तुम्हारी क्या सोच है? मैंने बोला सोच ऐसी है सर, बोला कि मेरे शादी में न घोड़ा रहेगा, न बग्गी रहेगी, न बारात निकलेगी, न बैंड होगा, कुछ नहीं होगा, ये मेरी कंडीशंस है। सर आज के जमाने के पीछे 40 साल मेरे करीबन शादी को हो गए हैं, 1984 में शादी हुई, 41वां साल चालू है। तो 41वें साल के पहले प्रोफेसर लड़का किसी ससुर को ऐसी बात रखता है, ये बहुत विरला उदाहरण था। तो बोले आप क्या ऐसा ही सोचते? बोले ऐसी शादी हो जाए? मैंने बोला हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि बस एक खादी की साड़ी आप बेटी को पहना दो और उसमें मैं शादी कर लूं। नहीं नहीं, बोले हमारे घर की ऐसे है वैसा है। फिर ठीक है, जो मिनिमम खर्चे में, लेकिन मेरी कंडीशन रही, ना घोड़ा हमने यूज किया, ना बग्गी यूज की, ना कुछ नहीं यूज किया। तो और मिनिमम बोला मैं बस 50 से ज्यादा लोग आऊंगा नहीं, और प्रैक्टिकली मैं 35 ही लोगों को उस समय लेके गया, और इस प्रकार की बिना खर्चीली शादी होनी चाहिए, यही बोला। मैंने बोला सोने का तो मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं है। नहीं, बोले कम से कम शादी के समय, तो सिर्फ शादी के समय सर मैंने अंगूठी पहनी, और शादी होते ही फिर मिसेस को दे दिया। मैंने बोला वो उसको क्या करना है, और जिंदगी भर कभी मैंने सोना पहना नहीं, और अभी भी नहीं पहनता सर। तो इस प्रकार की कुछ आइडियोलॉजी है। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, यह मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं मृत्यु भोज में कभी भी शामिल नहीं होता। वो अगर उनसे, उनके परिवार वालों को मैं मिलने जरूर जाता हूँ, उनके शोक में सम्मिलित होता हूँ, लेकिन मृत्यु भोज आयोजन कम से कम करो, यही मैं सलाह देता हूँ, और मैं कभी भी उसमें शरीक नहीं होता, कि उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, ये एक मेरी सोच है। साथ ही साथ में इंटरकास्ट मैरिजेस, क्योंकि क्या है, मेरी मेरी अपनी सोच है
कि मैं मेरे धर्म का ही बड़प्पन के गुणगान करूं, मेरे जाति का ही गुणगान करूं, तो इससे जाति प्रथा या धर्म प्रथा मिटने वाली नहीं है। मैं मेरे धर्म का और जाति का अगर गुणगान करूं तो निश्चित रूप से अगला आदमी भी उसके जाति का और धर्म का गुणगान करेगा। तो इसलिए उस तरह की सोच नहीं बढ़नी चाहिए। हमको समरसता, बंधुता यदि लाना है तो निश्चित रूप से अपनी जाति का, धर्म का बड़प्पन दिखाने वाली जो भी बातें होती है उसका गुणगान ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी माँ अपनी ठीक है, लेकिन दूसरे की भी अपनी माँ होती है, तीसरे की भी अपनी माँ होती है। सब माताओं के प्रति प्रति आदर करो। यदि ऐसे हम सीख देते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे हमको हमारे जीवन में भी यह सीख मिलनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अंत में मैं यही बोलूंगा कि ये जो मैसेज है, मैं आज जो नई पीढ़ी के लिए और आगे के लिए हमारे विचारकों के लिए यह बात मैं रखना चाहता हूँ कि बचपन से बच्चों के साथ में डिस्कशन करो, चर्चा करो। जो मेरे जीवन में मैंने पाया वही शायद हमारे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, बच्चों का समय निकल गया तो नातियों के साथ में, नातियों के साथ में भी किया तो भी उनमें बदलाव आएगा। उनको जो जिसको अभिमान, यानी अपने अपनों के लिए स्वाभिमान रखना अलग बात है। स्वाभिमान रखो, लेकिन अभिमान में उसको परिवर्तित मत होने दो। अभिमान गर्व में परिवर्तित होता है, और गर्व और अभिमान जब आता है तभी निश्चित रूप से अपने जो पैर है वो जमीन से उखड़ जाते हैं और कटुता निर्माण होती है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो बच्चों को उसी प्रकार की, बच्चों को रहे, नातियों को रहे, इसी प्रकार की सोच दो। साथ ही साथ मेरे कविताओं का जो पार्ट है, तो बचपन से ही मेरे को कविता लिखने का एक शौक था, क्योंकि उन जमाने में तो ना टीवी था, ना रेडियो था, ना कुछ नहीं था। हमारा कटाव गांव था, तो गांव में एक आध बार दंडार आती थी, एक आध बार खड़ी गम्मत आती थी, तमाशा आता था, तो वह देखने का, सीखने का मुझे शौक था। तो वो भी हम देखते थे, और भाई ये आदमी सामने वाला लिख सकता तो हम क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा मेरे मन में आया था। तो पहली कविता मैंने एक किसान के बेटे ने 7वें साल में लिखा। मैं 7 ही साल का था और देहात में ही रहता था, तो उस समय मैंने लिखी थी, मराठी में लिखी थी। पहिले माझ्या भारताचे नाव हिंदुस्तान, पहिले आमचे शत्रु चीन पाकिस्तान। इस प्रकार की कविता मैंने लिखी थी, लेकिन मैं किसान का बेटा था और कटाव गांव का था। वही अगर किसी शहर का होता तो निश्चित रूप से अलग उसकी इमेज बन जाती थी, किताबों में आती थी, अखबारों में आती थी, और वो रेडियो तक भी पड़ जाता। लेकिन किसान के बेटे के नसीब में वैसा नहीं रहता है। खैर ठीक है, मुझे उसका कोई गम नहीं है, जो जब जब होता है तब तक होता है। तो मैंने फिर कविता, मेरे आदर्श जो थे तुकडोजी महाराज थे। तुकडोजी महाराज के कई भजन सिनेमा के इस पे जो रिदम होता है, सिनेमा के रिदम पर वो लिखते थे। तो मुझे भी लगा बाबा भी पढ़ सकते हैं, अपन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, ऐसे कई प्रकार की कविताएं मैंने बचपन से स्कूल में, कॉलेज में लिखी है। उसमें से 2-3 के अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा मैंने मराठी में एक लिखा था, माँ पे एक मैंने कविता लिखी थी, मैं मराठी में ही पढ़ता हूँ। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणगान गाताना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणगान गाताना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। साऱ्या सद्गुणांचे ती गिरवी धडे, ती गिरवी धडे। माणूस बनण्या कामी जे पडती पुढे, जे पडती पुढे। भविष्य शिशूचे तीच घडवी, तीच पडवी। सांध्याकाळी शिकवी, शुभम करोती, शुभम करोती। मातेची ती ममता वर्णावी किती, सांगावी प्रीती, गुणगान गाताना शब्द पुरती, ना शब्द पुरती। इसमें मदर के बारे में लिखा है कि मदर जो है वो उसके बारे में क्या कहे। वो तो बच्चों को ऐसा पढ़ाती है कि उसका जो महती है वो महती शब्दों में कैद करना बहुत नहीं के बराबर है। अच्छे अच्छे गुण मेरे बच्चों में आने चाहिए, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहती है। उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमेशा ही आगे बढ़ती है, और जो जो अच्छा है, अच्छे संस्कार उसको देती है, और उसको आध्यात्मिकता, धार्मिकता लाने में भी सहभागी होती है। तो माँ
माँ ही होती है, उसकी जगह कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता। इस प्रकार का ये वर्णन है। मैं अंग्रेजी में भी कविता लिखता था। अंग्रेजी में मैंने विमेन एम्पावरमेंट में एक कविता लिखी थी और ये ट्रेन में जाते समय लिखी थी। मैं 2003 में एक विमेन एम्पावरमेंट के मीट में जाने के लिए खर्चे से, अपने खर्चे से, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट में जाने के लिए किसी साइंटिस्ट को पैसा नहीं दिया जाता, ना साइंस के प्रोफेसर को दिया जाता, लेकिन मैं खुद गया था, अपने पैसे से गया था। वहां पे ट्रेन में मैंने एक कविता लिखी थी, उसका एक स्टांजा सिर्फ मैं देता हूँ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। Having, daring, living, feeling better forever. Confidently always say that we are empowered. Having, daring, living, feeling better forever. Confidently always say that we are empowered. We are empowered. We are good in education, need not have you any tension. We are good in education, need not have you any tension. We also have same courage, helping your older age. We also have same courage, helping your older age. Make it clear, one day sure we would empower. Make it clear, one day sure we would empower. Confidently always say that we are empowered. Having, daring, living, feeling better forever. Confidently always say that we are empowered. मतलब है कि भी बच्चियां घर में नहीं होना चाहिए, बच्चे ही होना चाहिए। यह जो मानसिकता है उसको तोड़ देने वाली ये कविता है कि भी लड़कियां अपने पिताजी से कह रही है, आप चिंता मत करो, हम में भी डेयरिंग है, हम में भी मतलब निराशा वाली या डरने वाली बातें नहीं है, हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। आप समझो कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें धीरता भी बहुत है, अच्छा है, हम आपके बुढ़ापे में भी आपको मदद करेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, और बेटा नहीं है इसलिए निराश मत हो। यह इसका मचितार्थ है। अंतिम, मैं मेरा वक्तव्य पूरा करने के पहले एक मैं कॉलेज में था उस समय एक भजन लिखा था, और जिंदगी की वास्तविकता उसमें है, और आज हम सब सीनियर सिटीजन्स हैं। तो यह जो भजन है यह करीबन मैंने 50 साल के पहले लिखा था निश्चित रूप से। तो उस समय का जो भजन है उसकी वास्तविकता आज भी बनी है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे ग्रुप के लिए, सभी के लिए है। वह बोल के मैं इसको, मेरे वाणी को विराम करूंगा। तो ये भजन है, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, मोहजाल में घुमा फिरा कर बर्बाद करियो, मोहजाल में घुमा फिरा कर बर्बाद करियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो। बालक बन के आते घर में हर्ष हुआ माँ बाप को, मुट्ठी मुट्ठी से शक्कर बाटी खाना खिलाया गाँव को, बढ़ती उम्र करे शरारत परेशान करियो, परेशान करियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो। खेल कूद में बीता बचपन जाई पाठशाला में, खेल कूद में बीता बचपन जाई पाठशाला में, स्कूल हाई स्कूल पास किया फिर जाई कॉलेज में, पढ़ना लिखना पूरा हुआ अब नौकरी ढूंढियो, अब नौकरी ढूंढियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो। मिली नौकरी हुआ दीवाना आई दौड़ जवानी, मिली नौकरी हुआ दीवाना आई दौड़ जवानी, 16 साल की लाई हसीना बनाए घर की रानी, 16 साल की लाई हसीना बनाए घर की रानी, माँ बाप का प्यार वही सब बहुरानी को दियो, हाँ बहुरानी को दियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो। साथ दीवानी और जवानी फिर था क्या कहना, साथ दीवानी और जवानी फिर था क्या कहना, 3 बच्चों को जन्म देकर बाप शान से बना, 3 बच्चों को जन्म देकर बाप शान से बना, बहुरानी का प्यार वही सब अब बच्चों को दियो, हाँ अब बच्चों को दियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फंसयो। लास्ट स्टांजा सब सीनियर सिटीजन्स के लिए है।
ढली जवानी आया बुढ़ापा घर में खाली रहना, ढली जवानी आया बुढ़ापा घर में खाली रहना, 3 बच्चों की बहू ये जो दे वही रुख सूखा खाना, 3 बच्चों की बहू ये जो दे वही रुख सूखा खाना, रात दिन अब बहू ये कहती, रात दिन अब बहू ये कहती, बुढ़ा कब ये मरियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फसयो, मोह जाल में घुमा फिरा कर बर्बाद करियो, हाँ बर्बाद करियो, देखो देखो खेल माया का कैसे फसयो, देखो देखो खेल माया का कैसे फसयो। धन्यवाद मित्रों, जो भी एक शॉर्ट में चीज रखनी थी उसको रखा है मैंने, और मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपका जीवन परिचय और बहुत ही अच्छा शार्प माइंड। बिल्कुल आज भी आप बिल्कुल साइंटिस्ट, बिल्कुल स्पीड से ऐसे चलते हो जो तो गाड़ी 120 की स्पीड से चलती है। बहुत अच्छा, इससे आपसे प्रेरणा मिलती है। आगे के संचालन के लिए मैं आदरणीय मुनीलाल जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो अपना जीवन का अनुभव सुनाया, एक एक चीज जो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं हम, अंतिम गांव की बात करते हैं, अंतिम छोर की बात जो करते हैं, वो वही बात आदरणीय हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी वहाँ ऐसी जगह रहते थे जहाँ रास्ता नहीं था। गांव की स्थिति, छोटा सा गांव, परिवार, और आपके जो ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पहला तो सवाल मेरा ही है, फिर इसके बाद लोगों के जो मन में सवाल हैं आपके प्रति वो तो करेंगे ही। कि आपने जो निर्णय लिया उस समय 40 वर्ष पहले, जो आपने अपने शादी का निर्णय लिया कि हम जो है अकेले शादी में सोना नहीं लेंगे और सिर्फ जो है 40-50 लोगों को लेकर के जाएंगे, कोई घोड़ा पे नहीं बैठे ना कुछ, ये निर्णय कैसे इतना सामर्थ आ गया और कैसे लिया और कैसे सपोर्ट कर दिया परिवार ने? जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनीलाल जी। मुनीलाल जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय हमारे परिवार में भी बोलते थे कि आपके अपने परिवार की पहली शादी है तो बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, और आप तो प्रोफेसर हो, परमानेंट जॉब है, तो निश्चित रूप से अच्छे लड़की भी मिलेगी, अच्छे पैसे वाली की मिलेगी। मैंने बोला हमको उसके कोई लेना देना नहीं है, मुझे जब लेना ही नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है। और शादियों में खर्चा नहीं होना चाहिए, किसी भी सीधे रास्ते से या दूसरे रास्ते से सोना लो, मेरे को कार दो, मुझे गाड़ी दो, या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हम खुद से अगर अपने उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो समाज को बताने का हमको कोई मतलब ही नहीं है। और जो भी सीख देना है वो अपने जीवन से ही देनी चाहिए। इस पे मैं अड़ा रहा तो निश्चित रूप से फिर मेरे पिताजी मेरे मेरे पिताजी मेरे साथ में हो गए हैं, माताजी भी साथ में हो गई, बाकी जो परिजन थे, बाकी रिश्तेदार, वो पिताजी को और माताजी को बहुत कोसते थे कि भाई पहली शादी है और पढ़ा प्रोफेसर लड़का है, परमानेंट जॉब है, इसमें तो बहुत अच्छा खर्चा हो सकता है। पिताजी ने बोला उसको जो पसंद है वही होगा, हम उस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो जो भी लड़की हमारी बहू करके लाएगा उसको हम वेलकम करेंगे। तो माता पिता मेरे साथ में होने से फिर औरों का मोह ऑटोमेटिकली बंद हो गया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने जब अपनी शादी में इस प्रकार से की, तो क्या आपके गांव में या इस क्षेत्र में फिर अन्य लोगों ने क्या आपसे प्रेरणा लेकर के इस प्रकार की शादी की क्या? जी बहुत, मतलब हमारे जो साथी थे और जिस प्रकार के, तो उन्होंने देखा कि भाई एक प्रोफेसर आदमी अगर इतने सादगी से और कम खर्चे में शादी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे जान पहचान वाले करीबन 10 लोगों ने उसी प्रकार की कम संख्या में जाकर बाराती ले जाकर और कम पैसे में या नहीं के बराबर पैसे लेकर वो ऐसी सादगी से शादियां की, लड़कियों ने भी की, लड़कों ने भी की। जी, बहुत सुंदर सवाल कई आ रहे हैं और हैंडिस भी कई हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जीवन गाथा है वो निश्चित ऐतिहासिक है और इतिहास है, और ऐसे जो चीज़ आपने निश्चित लिखी होगी। आगे मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंडिस है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और अपना संवाद करें डॉक्टर। जी हो, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा, और निश्चित रूप से पहले हमने पवन सर के जीवनी संघर्ष को सुना, आज हमने दुबे जी के
जीवन संघर्ष को सुन रहे हैं। और निश्चित रूप से जो बचपन में जो संघर्ष हुए हैं, उन्हीं संघर्षों ने लोगों को आगे बढ़ाया है। और आज भी देख रहे हैं हम कि जो भी बचपन में संघर्ष करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आदरणीय दुबे जी को सादर नमन करते हुए दो प्रश्न करूंगा। एक तो आपके कारण उस समय भी जब आप रिटायरमेंट हो गए तब भी लगे हैं, और आपके कारण हमारे क्षेत्र में जो एक जागरण हुआ है ट्राइकोडर्मा का, उसके लिए आपको बहुत बहुत वंदन है, नमन है कि आपके कारण ही हम वहाँ पहुँच पाए। दूसरा, पवनार की जब आपने बात की, तो पवनार में मैं भी गया हूँ और सेवाग्राम भी गया हूँ। निश्चित रूप से वहाँ बहुत लोग आए हैं, बच्चों को लेकर के मैं गया हूँ। से उनके जैसे आपने कहा कि हम बाहर जाते हैं, तो हमें भी ऐसा एक अवसर मिला एक संस्था के साथ काम करने का, जिसमें 30-30 बच्चों को ले जाने का, सेवाग्राम और पवनार ले जाने का अवसर मिला है। सर, पवनार में एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि विनोबा जी जब जेल में थे तो उन्होंने ये भाव करे कि जब भगवान 14 बरस से लौटे होंगे तो उनकी भी जो है दाढ़ी मूछें बढ़ रही होगी, इधर भरत जी की भी इसी तरह से होगी, तो वो मूर्ति कैसी होगी, वो मिलन कैसा होगा, उसके संबंध में आप थोड़ा सा बताएं। जी हो। धन्यवाद मेहरा जी। जो पहला तो बात आपने जो बोली उसमें मैं निमित्त मात्र रहा, क्योंकि डॉक्टर चौहान जी को अपने इस मंच पे लाने का काम जो हुआ था अपने माध्यम से, और पवन सर ने जो इच्छा प्रदर्शित की कि भाई इनसे अपन कुछ सीख सके, तो पवन जी और चौहान सर के माध्यम से मेरी बात कुछ हुई थी उस समय। और उन्होंने बोला था कि इसमें लीड कौन लेगा, तो मैंने पवन सर को बोला सर मैं लूंगा, और चौहान सर भी बोले ठीक है, आप यदि लोगों को इकट्ठा कर सकते हो तो मैं आगे का काम करूंगा। तो मैं निमित्त मात्र रहा दोनों के परमिशन से, और फिर मैंने सर आपके मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा किया। मैं ये एक स्पष्टता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे मेरा जो गाइडेंस था, मतलब मेरी वार्ता जो होती थी या मुझे जो पूरी छूट दी गई थी, वो पवन सर ने दी थी और डॉक्टर चौहान सर ने दी। उसके बाद में मैं निमित्त मात्र रहा और बाकी सब काम हुआ। एक दूसरा कि विनोबा जी के आश्रम में जो भी मूर्तियां निकली, तो वहां पे एक्चुअली जमनालाल जी बजाज का वो गेस्ट हाउस था। वहां पे उनका पहला मकान था विनोबा जी का आश्रम बनने के पहले। तो वहां पे विनोबा जी जैसा संत आदमी, और उनको यदि रख रखाव रखना है तो वहां पे अच्छे से बनाना चाहिए, इस तरह से वो बना गया। तो वहां पे उत्खनन में कई प्रकार की मूर्तियां निकली, तो वहां लगाई भी है, कुछ अच्छी मूर्तियां है, कुछ भग्नावशेष में है। और वहां पे जो भरत और राम जी के मिलन वाली जो मूर्ति है, वह निश्चित रूप से बिना दाढ़ी मूछ की ही है। और वहां पे कई बार हमने देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो तो मतलब युवावस्था की जो है, वो युवावस्था की ही वहां पे मूर्तियां है, और बुढ़ापे की वहां पे मूर्तियां नहीं है। जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब। और हम चलते हैं आदरणीय पवन कुमार जी की ओर। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं वो आए और इस कार्यक्रम योग सभा और इस द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के जीवन के अनुभव पर अपना कमेंट करने का कष्ट करें। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दुबे का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आज आपने अपना जीवन अनुभव बहुत ही संक्षेप में बताया है। मुझे लगता है कि अगर हम आपसे और अनुरोध करेंगे आगे वाले दिनों में, वो आपके और भी बहुत सारी कहानियां, आपके अनुभव और आपकी विचारधारा को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारी चीजें आपकी जो आपने जो बताई हैं, उसका एक फाउंडेशन जो है वो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रतिदिन घर में चर्चा होती थी, शायद उसकी वजह से ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन गया। और आप विचारों के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान की वजह से जो हम कर पाए हैं, जो आपको उसके बाद जो सोच आपकी बनी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, शायद उसका एक प्रमुख कारण ये भी है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा एहसास होता है। तो निश्चित रूप से आज के जो आपके अनुभव सुने बहुत प्रेरणादायक है, बहुत कुछ अनुसरण करने लायक है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और फ्यूचर के लिए भी। तो ऐसी अगर व्यवस्था हमारे शिक्षकों में अगर हो सकती है, हो जाती है, तो शायद हमारे जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनका एक अच्छा मार्गदर्शन उनको बचपन से ही मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रसारकर्ता के रूप में, जब भी हम विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, पॉजिटिव विचारों का, तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसकी स्पीड चाहे हल धीरे-धीरे हो, गति उसकी धीरे-धीरे ही चले, लेकिन गुणवत्ता में आने वाले समय पर निश्चित रूप से उसमें उसका फल देखने को मिलता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसमें कि आपने ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ, ग्रुप बना के शमशान घाट का भी उसको किया। तो ये चीज़ें जो है ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य रूप से जब हम करते हैं और एक एक्स्ट्रा एफर्ट ला करके कुछ करते हैं, तो उसका एक दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि उसकी अगर फाउंडेशन सोच अगर अच्छी है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर सोच खराब है तो फिर कुछ भी आप कर लें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपकी अच्छी सोच की वजह से, एक सकारात्मकता की वजह से आपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया, आप काफ़ी कुछ दे पाए। इसके लिए आपको भी आज प्रणाम करते हैं, योगहार परिवार की तरफ से। आपका योगदान अमूल्य रहा है। हम सब लोग एक निमित्त मात्र हैं किसी भी काम को करने के लिए। मुझे भी लगता है कि इस तरह से जब हम कार्य करते हैं और सोचते हैं, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट जब देखने को मिलता है, उसका उसका समय लगता है। ऐसा मैंने देखा है कि समय बहुत लगता है। तुरंत वाली चीज़ नहीं है कि हमने खेत में यूरिया डाल दिया, तुरंत उसका रिजल्ट आ गया। हमने धीरे-धीरे जैविक तरीके का ही ये है कि हमारी सोच भी जैविक तरीके से ही आगे चले, ऑर्गेनिक तरीके से आगे चले। तुरंत मिलने की अभिलाषा को नहीं रखते हुए उसको धीरे-धीरे अनुभव आधारित हमारी कार्य अगर रहते हैं, तो उसका जो विकास होता है उसके माध्यम से वो स्थायी विकास की तरफ आगे बढ़ पाता है। मैं आज आपको अभिनंदन करता हूँ, आपके कार्यों को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में इसी प्रकार से जो आप कार्य कर रहे हैं और आगे भी बहुत वर्षों तक आप इसी तरह से एक सकारात्मक योगदान समाज को भी और हमारे योगाहार मंच को भी देते रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही बोला सर। जो भी फाउंडेशन मेरा बना वो घर की चर्चाओं से ही बना है, निश्चित रूप से। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार जी ने कहा है कि आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के अभी जीवन के अनुभव ये और कुछ हमारे सुनने की इच्छा है, क्योंकि आपके अभी सिर्फ कह दिया कि फलाने व्यक्ति ने वहां कुआं खोद लिया। ये कुआं खोद लिया एक छोटा सा शब्द हुआ, लेकिन उसके पीछे कितना परिश्रम करना पड़ा, क्या योजना बनाना पड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपका जो जीवन है, आपके जीवन के जो 70 वर्ष की जो अनुभव है, वो जरूर आप बताएं, क्योंकि आपने ऐतिहासिक निर्णय लिए, ऐतिहासिक जो है पुरुषार्थ किया है। उससे निश्चित हम लोगों को दिशा मिलेगी, समाज को दिशा मिलेगी। तो वह अंतिम जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, और उसके पहले शायद शरद भैया ने, शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, दूसरा अशोक पटेल जी को करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज डॉक्टर दुबे जी ने जो बातें सुनाई काफी मन को छुई। और आज हम लोग जो ट्राइकोडर्मा और जो चीजें बना रहे हैं वो उन्हीं का दीप जलाया हुआ है, और उससे काफी क्षेत्र में काफी सारे किसानों को फायदा हुआ। और ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले समय में जो सरकार चाहती है कि जैविक हो और स्वास्थ्य सुधरे लोगों का, तो उसमें काफी मील का पत्थर ये जो है वो साबित होगा। और मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही वो जब सत्य बात रखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे उन्होंने 3 बिल के विषय में जब बातें रखी थी और काफी चर्चाएं की थी उस समय, तो काफी स्ट्रांग तरीके से रखते हैं सही बातों को। अब ऐसे लोग धीरे धीरे मतलब कम है ऐसे लोग जो सही बात को रख पाए। गोल मोल मिला के रखने वाले तो बहुत हैं जो मतलब गोल मोल बातें रखते हैं, लेकिन सही बातों को रखना और उनका काम करना, ये सर से बहुत सीखने को मिलता है। प्रणाम। ऐसे ही हमेशा उनकी सेवाएं हमें मिलते रहें। जी ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब। नहीं, बोलिए बोलिए, धन्यवाद। आदरणीय साधु ब्रह्मा जी ने जो कहा है बात सत्य है कि जो आपने जो बात करते हैं वो बिल्कुल यथार्थ बात करते हैं। तो मैं आगे अशोक पटेल जी को आमंत्रित करूंगा और आदरणीय अशोक पटेल जी से ही निवेदन करूंगा कि अपने बात रख करके और फिर जो है आभार करेंगे इस कार्यक्रम का। जी अशोक पटेल जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न, आपने पीएचडी सर कौन से सब्जेक्ट से की? सर मैंने बॉटनी में की, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, बहुत अच्छा। जी। वो आपसे क्या, और मेरा एक प्रश्न ये था, आपके जीवन में जो ये परिवर्तन हुआ, राष्ट्र प्रेम और ये जो जो छोटी छोटी जो चीजें आपने जो बताई है, क्योंकि ये चीजें कोई बहुत साहसिक चीजें हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन, तो कौन से ऐसे जो व्यक्तित्व थे जो अपने इतिहासकार या अपने पुरुष थे जिनके जीवनी से आपको ये प्रेरणा मिली? धन्यवाद जी। पहली तो प्रेरणा मेरे माता पिता से ही मिली। हमारा छोटा गांव होने के बावजूद और 50 वर्ष के पहले की स्थिति आपको पता होगी कि जो अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी आता है तो उसको अपने कप से चाय भी नहीं पिला देते। लेकिन मेरा ऐसा घर था कि हमारी सबकी कप और सॉसर चाहे वो एक ही थी, चाहे कोई भी पिए, धोने के बाद में सब वहां पे अलग उनके लिए नहीं रखी गई थी। मेरे घर का कुआं एक ही ऐसा था गांव में जहाँ पे सभी जाति के लोग आते थे और वो पानी भरते थे, वरना दूसरे लोग उनको भरने नहीं देते। तो सीख तो हमको घर से ही मिली कि भाई सबके प्रति सद्भाव रखो और जाति प्रथा, धर्म प्रथा इसको नहीं मानो। यह सीख घर से मिली। उसके बाद में यही सीख हमको सेवाग्राम आश्रम और पौना आश्रम से मिली। तीसरे कि रामकृष्ण मिशन में जब मैं रहा तो वहां से भी मिली। और निश्चित रूप से इन सबका एक संयोग जो हुआ कि हमारी मानसिकता जो बनी, तरुण शांति सेना, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, ऐसी जो चीजें, और मेरी पढ़ाई बहुत प्रकार की, जो अलग अलग प्रकार की किताबें मैं पढ़ता था। अंबेडकर को पढ़ा मैंने, फुले को पढ़ा, बाकी सभी जो विचारवंत थे उनको पढ़ा मैंने, सावरकर जी को भी पढ़ा, नई ऐसी बात नहीं है, सबको पढ़ा। लेकिन सबकी सोच का, विवेकानंद जी को पढ़ा, विवेकानंद जी की बहुत अच्छी कई किताबें पढ़ी मैंने। तो इन सबका एक समग्र चिंतन हुआ कि हाँ, हमको सबके प्रति संभाव से ही चलना चाहिए। यह मेरी सोच बनी। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफरत से नफरत पैदा होती है और प्यार से पैदा होता है प्यार। ये बहुत अच्छी आपकी भावना है, क्योंकि नफरत से जग को नहीं जीता जाता। 200-400 साल की गुलामी प्यार से ही गांधी जी ने हमको दिलवाई है। और उस समय अगर नफरत का माहौल अगर होता तो क्या एक एक आदमी जो पूरी सत्ताएं नहीं लड़ सकी, उससे अगर वो नफरत से लड़ता नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने पूरा निचोड़ निकाला कि अपने को अंग्रेजों को कैसे भगाना है। तो प्यार मोहब्बत सत्य अहिंसा से ही बापू ने इस राष्ट्र को आजाद करवाया। निश्चित रूप से उनसे भी आपको प्रेरणा मिली, सेवाग्राम वर्धा उस जगह से। और आज का जो आपका जो उद्बोधन है हमको बहुत प्रेरणा देता है नए लोगों को, क्योंकि आज से 50 साल पहले की जो परिस्थिति थी इस देश की बहुत अलग प्रकार की थी। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई जमाना नहीं था, सूचना का कोई वो तंत्र नहीं था, बातें समझ में नहीं आती थी, एक दूसरे को समझाने में बड़ी दिक्कत आती थी। उस समय आपके जीवन में जो ऐतिहासिक निर्णय आपने जो लिए, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए। छुआछूत की जो प्रथा बहुत खतरनाक थी, आज भी बहुत से गांवों में चल रही है। वो प्रथा उस जमाने में आप एक ब्राह्मण परिवार के होने के बाद में, और उस प्रथा को आपने बंद किया। निश्चित रूप से अंबेडकर जी का, आपके वहाँ के अंबेडकर जी, उसका भी प्रभाव इसमें निश्चित रूप से उसमें पड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपकी जो जीवन परिचय, उससे हम सबको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है और मिलती रहेगी। और हम चाहेंगे कि एक आध दो दिन और आप कुछ, क्योंकि आपने तो इतनी स्पीड से हमको सब चीज़ सुनाई, हमको बहुत अच्छी सब चीज़ें लगी हैं। और उसमें भी क्योंकि इतनी स्पीड में इतना जीवन परिचय से मुख्य मुख्य चीज़ें बताई, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे कि हम सबको उससे प्रेरणा मिले और हम आगे बढ़ सके। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज इस योगाहार परिवार में जो सभी लोग सम्मिलित हुए, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस आशा विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत जी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। धन्यवाद। सबके प्रति धन्यवाद। और योगाहार मंच ने मुझे ये कुछ कथन करने का मौका दिया, इसलिए योगाहार परिवार के आयोजकों का, मार्गदर्शकों का और सभी साथियों का धन्यवाद।